दोस्तों आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और आज इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10th का 7.4 एक्सरसाइज का 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन चूँकि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल। एक सेकेंडरी स्कूल का क्लास 10th स्टूडेंट है इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। मतलब कृषिनगर के सेकेंडरी स्कूल का क्लास 10th के स्टूडेंट को एक रेक्टेंगुलर लैंड अलॉट किया गया गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए। सैम्पलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब गुलमोहर का जो पेड़ है वो लगाना है बाउंड्री पे। जो ये रेक्टेंगुलर एरिया ABCD देख रहे हैं ये उसको अलॉट किया गया और ये बाउंड्री पे, इसके पेरीफेरी पे गुलमोहर का पेड़ लगाना है और जो कि हर पेड़ एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पे होगा। तो पूरे बाउंड्री पे समझ लीजिए कि गुलमोहर का पेड़ लगा दिए। इधर हो गया 15, यहाँ इधर 7, इधर 7, इधर 15 और चारों कॉर्नर पे 1-1। इस तरह से इतना गुलमोहर का पेड़ लगा दिया गया है। अब कह रहा है कि देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन ए प्लॉट एज शोन इन फिगर 7.14। तो 7.14 में दिखा रहा है कि एक जो है ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन है, अंदर में ट्रायंगल जो कि ट्रायंगल बना रहा है, PQR ट्रायंगल बना रहा है। ये अंदर में एक घास का मैदान है जो ट्रायंगुलर है। The student are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot। मतलब इसके अलावे बाकी, ये तो घास का मैदान है, अब इसके अलावे जो बाकी एरिया बचा उसमें अब फ्लावर लगाएंगे। चलिए अब फ्लावर लगाएंगे उसमें। तो अब क्वेश्चन अब बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेकिंग A एज ए ऑरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। मतलब अगर A को ओरिजिन मान लिया जाए, ये A जो है इसको ओरिजिन मान लिया जाए 0 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD के अलोंग हो जाएगा x एक्सिस और AB के अलोंग हो जाएगा y एक्सिस। तो अगर A को ओरिजिन मान लेंगे तो ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। अब क्या कह रहा है कि एक ओरिजिन मान के बताइए कि PQR जो है, PQR का कोऑर्डिनेट क्या है, PQR पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या है। तो चलिए निकालते हैं। अगर A को ओरिजिन माने और ये सब 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे है, सब ये भी 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो ये इसी को यूनिट मान लेते हैं, समझिए मीटर ही। तो अब इसी के अनुसार अभी इसको हम, जैसे P का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, हम P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो चलिए x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले तो 4 पे आया और y एक्सिस पे डाले तो 6 पे आया। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए P, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर P का जो कोऑर्डिनेट है वो पहले हम लोग लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, तो चलिए 4 और y कोऑर्डिनेट 6। P का कोऑर्डिनेट हमें पता हो गया। अब हम Q का कोऑर्डिनेट पता लगाते हैं। तो Q से भी परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो Q का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x में 3 और y में 2। तो इस तरह से Q का कोऑर्डिनेट हो गया 3 2। अब कह रहा है, अब R से भी इसी तरह परपेंडिकुलर डालेंगे। तो R से परपेंडिकुलर डाले तो इधर 6 और इधर 5।
तो मतलब r का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 6 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा था पी क्यू आर का, हम पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। मतलब अगर ए ओरिजिन लिए तब तो ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट, लेकिन अगर सी को ओरिजिन लें, सी 0 0 लें ओरिजिन, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब जब सी को ओरिजिन लेंगे तो यानी कि इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर बाई एक्सिस और इधर चला जाएगा एक्स एक्सिस, तो इधर एक्स पॉजिटिव और इधर एक्स निगेटिव। उसी तरह ऊपर बाई पॉजिटिव तो नीचे बाई निगेटिव। तो अब इस तरह से अगर सी को ओरिजिन लिए हैं तो सी के रिस्पेक्ट में हम इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू पुट कर देंगे। तो सी को अगर ओरिजिन लिए हैं तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे सब है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो अभी 15 था वो -1 हो गया, 14 था -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। इस तरह से हम अगर सी को ओरिजिन लिए हैं तो ये एक्स निगेटिव है, निगेटिव एक्सिस में निगेटिव वैल्यू हो गया। उसी तरह ये बाई निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू हो गया। अब सी के रिस्पेक्ट में हमको पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है। तो पी का इधर हम बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले थे तो 6 पे आए थे, तो 6 के करस्पॉन्डिंग अगर सी को लिए हैं ओरिजिन तो 6 के करस्पॉन्डिंग क्या है, बाई वैल्यू -2। उसी तरह एक्स वैल्यू 4 पे आया था पी का, तो x का वैल्यू अगर 4 पे आया तो 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है, -12। तो मतलब दूसरा क्वेश्चन में p का जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले x एक्सिस लिखेंगे -12 और फिर y एक्सिस लिखेंगे -2। उसी तरह से q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, q आया था x में 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग है यहाँ -13, तो q का कोऑर्डिनेट -13 और y कोऑर्डिनेट 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ है -6, तो -6। उसी तरह r का निकालेंगे तो r का x कोऑर्डिनेट आया था 6, तो 6 के करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे -10, तो r का -10 और y कोऑर्डिनेट आया था 5, तो 5 के करस्पॉन्डिंग है -3, तो यहाँ -3। तो इस तरह से पी क्यू आर इसका भी निकल गया। अब कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दोज केसेस बट यू ऑब्जर्व। मतलब ये दोनों केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो भले हम ऑब्जर्वेशन कहीं और से रेफरेंस लेके कर रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल तो यही है। तो कोऑर्डिनेट उसका एक बार ये आ रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट, एक बार ये आ रहा है, लेकिन एरिया तो वही है, एरिया तो एक ही आना चाहिए। चलिए दोनों को लेके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया हमें एक ही आना चाहिए चूँकि ट्रायंगल हम चेंज नहीं किए हैं। तो अब ये हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट नोट कर लेना है। पहला में क्या आया है, पहला में P आया है 4 6, Q है 3 2 और R है 6 5। उसी तरह दूसरा में क्या है, दूसरा में P है -12 -2, Q है -13 -6 और R है -10 -3। इस तरह से दोनों में आ गया। अब इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब दोनों केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इज इक्वल टू, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू x1/2 - 3 प्लस x2
बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 बाई 1 हो गया, x2 बाई 2 हो गया और x3 बाई 3 हो गया, इस तरह से हो गया। अब हमें इसको वैल्यू पुट कर देना है इस फार्मूला में, इक्वल टू हो गया हाफ इंटू x1 की जगह पे 4 बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 2 और बाई 3 5, तो 2 माइनस 5 प्लस x2 हो गया 3 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1, तो 5 माइनस 6 प्लस x3 हो गया 6 और बाई 1 माइनस बाई 2 यानी 6 माइनस 2 इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 2 माइनस 5 मतलब -3 इंटू 4 -12 प्लस 5 माइनस 6 मतलब -1, तो -1 इंटू 3 -3 और यहाँ हो जाएगा प्लस 6 और 6 माइनस 2 4 इंटू 6 24 हो जाएगा हाफ इंटू 24 माइनस 15, तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट, या स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। इस तरह से केस 1 में आ गया 9/2 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। केस 2 में चलते हैं। केस 2 में हमें ये हो गया x1/1, x2/2, x3/3, इस तरह से हो गया। अब इसको हम केस 2 में भी एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ले गए, तो हो जाएगा हाफ इंटू, अब तो मेरे पास फॉर्मूला है x1/2 माइनस बाई 3, तो x1 -12, तो यहाँ पे -12 इंटू क्या है बाई 2 माइनस बाई 3, तो -6 और -3 -6 प्लस क्या है x2 मतलब -13 इंटू प्लस -13 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 मतलब -3 और -2 -3 और -2 प्लस x3 मतलब -10, तो -10 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, तो -2 -6, तो -2 -6, इस तरह से हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1/2 इंटू -12 और -6 +3, तो -6 + 3 -3 हो गया। अब -3 इंटू -12, तो -36 +36 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस अब ये है -3 -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मतलब -3 + 2, तो -3 में +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1, तो -1 इंटू 13, तो -13, तो हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा प्लस -2 -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब -2 और +6, तो हो जाएगा 4, तो 4 इंटू -10, तो -40। अब यहाँ पर से निकालेंगे 36 + 13 हो जाएगा 49 -40 मतलब हो जाएगा हाफ इंटू 9 इक्वल टू 9/2 मीटर स्क्वायर।
इस तरह से देखें कि केस 1 में जो एरिया आ रहा है वही केस 2 में भी एरिया आ रहा है, यानी ऑरिजिन पॉइंट अगर हम चेंज भी कर दें तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारा कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो चेंज होगा, लेकिन एरिया है वो वही रहेगा। क्योंकि एरिया इसी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं, चाहे किसी को हम ऑरिजिन मान के निकालें, डी को भी ऑरिजिन मान के निकालेंगे तो मेरा एरिया वही रहेगा 9/2 स्क्वायर मीटर, एरिया चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट का वैल्यू जो है ना अलग अलग हो जाएगा, लेकिन एरिया सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि चाहे कोई भी पॉइंट को हम ऑरिजिन लेके बनाएं, किसी के रिस्पेक्ट में निकालें, लेकिन एरिया चूँकि इसका निकाल रहे हैं तो एरिया चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर A46, B15, C72। तो मतलब एक ट्रायंगल दे दिया है हमको और उसका वर्टिसेस दे दिया है। तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं और उसका वर्टिसेस बना लेते हैं। तो ABC ट्रायंगल है, उसका वर्टिसेस है A है 4, 6, B है 1, 5 और C है 7। अब कह रहा है ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट D and E respectively such that AD by AB is equal to AE by AC बराबर 1/4। तो कह रहा है कि एक लाइन है जो AB और AC को D और E पे इंटरसेक्ट करता है। तो AB को D पे करता है, एक लाइन यहाँ पे D हो गया और यहाँ पे E हो गया। ये लाइन जो है वो यहाँ पे E हो गया, D और E पे इंटरसेक्ट करता है। सच दैट कह रहा है, कंडीशन दिया है AD बटा AB इक्वल टू AE बटा AC, AE बटा AC इक्वल टू 1/4। Calculate the area of triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC। अब कह रहा है कि ट्रायंगल ADE का एरिया कैलकुलेट करना है और इसको कंपेयर करना है ABC से। तो ABC तो हमारा ट्रायंगल है, इसका तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया है, और जब कोऑर्डिनेट रहता है दिया हुआ तब हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन निकालने के लिए यहाँ पे दिया है ADE का एरिया। अब हमें ना D पता है ना E पता है, बस खाली A पता है। तो हमें DE निकालना है, D पॉइंट और E पॉइंट निकालना है। उसके लिए बस हमें कंडीशन ये दिया है सिर्फ, तो दिया है AD और AB, मतलब AD बाई AB है, जैसे कि AD बाई AB है, AD बाई AB है इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं AD बाई AB, इसको लिख सकते हैं AD अनुपात AB इज इक्वल टू 1/4, 1/4, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें AD अनुपात AB इज इक्वल टू 1/4 दिया है, तो AD अनुपात AB इज इक्वल टू 1/4 दिया है। तो और इस लाइन का दिया हुआ है हमें कोऑर्डिनेट। तो अगर हम किसी भी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो सेक्शन फार्मूला में पढ़ा वो AD अनुपात DB पढ़ा, लेकिन यहाँ पे AD अनुपात AB दे रहा है। तो हमें किसी तरह से अगर AD अनुपात DB पता चल जाए और ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तब हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, इसी से अगर AD अनुपात DB पता चल जाए हमें तो आराम से हम निकाल ले सकते हैं। तो दिया है AD बटा AB इज इक्वल टू 1/4, इसको लिख सकते हैं AD बटा
ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, ए बी को ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इधर से ये इधर से ये, तो हो जाएगा 4AD इज इक्वल टू AD प्लस DB। दैट इम्प्लाइज 4AD, AD को एक तरफ ले आते हैं तो 4AD माइनस AD इज इक्वल टू DB। दैट इम्प्लाइज 3AD इज इक्वल टू DB। अब DB को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू 1/3। मतलब इसको लिख सकते हैं AD अनुपात DB इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1/3 अनुपात 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें इस आ गया, अभी हमको AD अनुपात DB इज इक्वल टू AD अनुपात DB इज इक्वल टू 1/3 आ गया, नहीं तो 1/3 अनुपात 1 आ गया। इस तरह से हमें दिख रहा है, तो ये K:1 के फॉर्म में दिख रहा है। सेक्शन फार्मूला हमें K:1 के फॉर्म में पता है, होता है सेक्शन फार्मूला का x/y कोऑर्डिनेट होता है क्या, K के फॉर्म में Kx2 प्लस x1 बाई K प्लस 1, उसी तरह K/2 प्लस y1 बाई K प्लस 1, ये होता है। अब हमें AD अनुपात DB इज इक्वल टू 1/3 अनुपात 1 आ गया, जहाँ पे 1/3 को अगर K मान लें तो K अनुपात 1 के फॉर्म में है। तो अब हमें उसी तरह से AE बाई AC भी निकालेंगे तो हमें AE अनुपात EC आ जाएगा, सेम इसी तरह के फॉर्म में। मतलब अब हमारे पास जो है वो आ गया है AD अनुपात DB इज इक्वल टू 1/3 अनुपात 1, इसमें आ गया है। उसी तरह निकालेंगे तो आ जाएगा AE अनुपात EC इज इक्वल टू 1/3 अनुपात 1, ये दोनों आ जाएगा। अब हमें पॉइंट D और E का कोऑर्डिनेट निकालना है इससे। तो चलिए D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला पता है। अगर हमें रेशियो पता है दोनों का कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो सेक्शन फार्मूला से निकाल लेते हैं। D का x/y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया x1/1 और ये हो गया x2/2, तो होता है Kx2 प्लस x1 बाई K प्लस 1, और होता है K/2 प्लस y1 बाई K प्लस 1। अब K का वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 x2 है 1 प्लस x1 है 4 बाई 1/3 प्लस 1, और यहाँ पे K मतलब 1/3 इंटू बाई 2 है, बाई 2 है 5 प्लस बाई 1 है 6 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा 1/3 प्लस 4, 1/3 प्लस 4 बाई 1 प्लस 3/3, ये 5/3 प्लस 6/1 प्लस 3/3, ये हो जाएगा इसको LCM ले लेंगे तो 1 प्लस 12/3 बटे 1 प्लस 3 मतलब 4/3, और ये हो जाएगा 5 प्लस 18/3 बाई 4/3। अब 3 से 3 हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 13/4, और ये हो जाएगा 18×5 23/4। ये हमारा D का कोऑर्डिनेट आ गया। D का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 13/4 और 23/4, D का कोऑर्डिनेट निकल गया। इसी तरह से हम E का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे।
अब ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर चलेंगे, ई एक्स वाई निकाल लेंगे। ई एक्स वाई निकालने के लिए फिर सेम फार्मूला लगाएंगे, तो सेम फार्मूला हो जाएगा के एक्स टू प्लस एक्स वन बाई के प्लस वन, के बाई टू प्लस बाई वन बाई के प्लस वन। अब के का वैल्यू 1/3 इसमें भी, तो 1/3 इंटू एक्स टू। अब इसमें x2 हो जाएगा, x2/2 ये हो जाएगा और x1/1 वो हो जाएगा। तो x2 मतलब 7 प्लस x1 हो गया 4 बाई 1/3 प्लस 1 और k/2 मतलब 2, तो 1/3 इंटू 2 प्लस बाई 1 हो गया 6, अब आई 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 7/3 प्लस 4 बाई 1 प्लस 3/3 और ये हो जाएगा 2/3 प्लस 6 1 प्लस 3/3, ये हो जाएगा 7 प्लस एलसीएम ले लेंगे 4 3 जा 12/3 बाई 4/3 और ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस 18/3 और ये 4/3, 3 से 3, इस तरह 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 7 प्लस 12 19/4 और ये 20/4। अब 20/4 को और सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं 5, तो ये हो जाएगा 19/4 और 5। तो इस तरह से हमें ई का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। ई का कोऑर्डिनेट हो गया 19/4 और 5, हमें ई का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या है, अब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है, तो हमें तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकालना था, ABC का तो कोऑर्डिनेट पहले से पता है, उसमें भी निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। चूँकि हमें क्वेश्चन के अनुसार निकालना है, दोनों का एरिया निकाल के कंपेयर करना है कि ये छोटा वाला एरिया जो है इसके इससे किस तरह का रेशियो है उसका, तो हमें निकालना है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये निकालना है हमें। तो हो जाएगा क्या, हाफ इंटू x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2 बाई हाफ इंटू सेम फार्मूला x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2। ये ट्रायंगल ABC के लिए x1/1 है और ये ट्रायंगल ADE के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये सब वैल्यू अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो हो जाएगा क्या, x1। अभी हम ट्रायंगल ADE में चलेंगे, ADE में चलेंगे तो x1/1, x2/2 और x3/3। तो x1 लेंगे, x1 हो गया 4 इंटू हो गया बाई 2 माइनस बाई 3, तो 23/4 माइनस 5, 23/4 माइनस 5 प्लस x2 हो गया 13/4 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 मतलब 5 माइनस 6 प्लस, अब हो गया x3 हो गया 19/4
बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 हो गया 6 माइनस 23/4 बटा, अब है x1, अब ABC में लेना है तो x1 हो गया 4 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, तो 5 माइनस 2 प्लस x2 हो गया 1 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1, मतलब 2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 हो गया प्लस x3 हो गया 7 और बाई 1 माइनस बाई 2, तो 6 माइनस 5। अब इसको घटा देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 23/4, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 20 मतलब 3/4 प्लस 13/4 अगुना 1, 13/4 अगुना 5 माइनस 6 मतलब -1 प्लस 19/4 और इंटू 24 माइनस 23/4 मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 2 मतलब 4 तिया 12 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 मतलब -4 इंटू 1 मतलब -4 ये हो जाएगा प्लस 7 इंटू 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 हो गया 1, तो 1 इंटू 7 7 हो गया। अब इक्वल टू ये हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब ये 3 हो गया, 3 माइनस 13/4 प्लस हो गया 19/16 डिवाइडेड बाई 8 7 15। अब इसी को कर देंगे सोल्व तो हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे 16, तो यहाँ 16 48 और -52 और प्लस 19/15 इक्वल टू 48 माइनस 52 मतलब -4 प्लस 19, -4 प्लस 19 हो गया 15, तो 15/16 अब बटा 15, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा इंटू 15 बटा में है तो यहाँ चला जाएगा, ये 15 से 15 कट गया यानी 1/16 मतलब 1/16 भाग ये वाला होगा। ADE जो है वो 1/16 भाग होगा ABE के। तो इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।